Hello everyone. Today discuss about सब्जेक्ट हिंदी और पार्ट 4 है और पार्ट का नाम है बाल गोविंद भक्त और इसका रचनाकार है राम वृक्ष बेलपुरी। और यह एक विधा रेखा चित्र है। रेखा चित्र को आप लोग समझते हैं। रेखा चित्र उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए दो आदमी रहते हैं और उसके रोज की जीवन को देख के मतलब उसके ऊपर एक स्केच, इसको इंग्लिश में रेखा चित्र को स्केच कहते हैं। स्केच होता है, स्केच मीन्स होता है रेखा चित्र। और रोज के जीवन को देखकर और एक स्केच लिख दे उसी को रेखा चित्र कहते हैं। तो जो बाल गोविंद भगत थे और इसका रचनाकार राम वृक्ष बेलपुरी, जो राम वृक्ष बेलपुरी थे वह बाल गोविंद भगत को रोज के दैनिक जीवन को देखकर और रेखा चित्र लिखे हैं। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में हम बाल गोविंद भगत के बारे में सब डिटेल पढ़ेंगे कि बाल गोविंद भगत कैसे आदमी थे, क्या करते थे, ये क्या पसंद करते थे और मतलब यह कैसा इसका नेतृत्व था, उसी के बारे में राम वृक्ष बेलपुरी इस चैप्टर में लिखे। और यह एक चैप्टर जो है बहुत ही मतलब मान लीजिए कि कभी खुशी और कभी गम का जो सिचुएशन होता है यह बताता है यह चैप्टर में। और जो बाल गोविंद भगत थे वो बहुत ही अच्छे आदमी थे और यह कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे। और जो 4 कोस दूर तक दूर था साहब का दरबार। जो कबीर साहब थे उनका जो मतलब दरबार था वो 4 कोस दूर था। 4 कोस दूर का मतलब लगभग 16 किलोमीटर, लगभग 16 किलोमीटर दूर था साहब का दरबार। और जो बाल गोविंद भगत थे वो पैदल ही साहब के दरबार में जाते थे। और बाल गोविंद भगत साहब को अपना कबीर को अपना साहब मानते थे। और हर साल यानी एक दिन, साल में एक दिन जो होता है गंगा स्नान करने जाते थे 30 कोस दूर, वो पैदल 30 कोस दूर जाते थे वो भी पैदल। मान लीजिए लगभग 90 किलोमीटर, लगभग 90 किलोमीटर यह पैदल गंगा स्नान करने जाते थे। और इस दैनिक जीवन को राम वृक्ष जो बेलपुरी है बाल गोविंद भगत की जीवनी को लिखे और इसी को इस विधा है रेखा चित्र। तो कभी कभी जो है एग्जाम में विधा पूछता रहता है हरदम कि बाल गोविंद भगत कौन सा विधा है। पिछले 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था राम गोविंद भगत कौन सा विधा है। उसमें ऑप्शन दिया था कहानी, कविता, रेखा चित्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रहेगा तो आप जरूर सही आंसर लगा देंगे ऑप्शन में। तो चलिए इस जो रेखा चित्र है इसे एक एक लाइन को पढ़कर हम डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीका से समझेंगे। सबसे पहले जो है बाल गोविंद भगत के बारे में जान लें कि मतलब कबीर को साहब मानते थे और 4 कोस दूर तक कबीर का साहब और यह गंगा स्नान के लिए पैदल जाते थे। और इस चैप्टर में बेलपुरी जो है राम वृक्ष बेलपुरी सबसे पहले लाइन में लिखते हैं बाल गोविंद भगत मछौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मछौले कद मतलब मीडियम साइज के गोरे चिमटे आदमी थे। मीडियम साइज मान लीजिए ज़्यादा लंबा भी नहीं, ज़्यादा लंबा भी नहीं और ज़्यादा मतलब नाटा भी नहीं, ज़्यादा नाटा भी नहीं, मीडियम थे, मझोले आदमी थे। 60 से ऊपर ही होंगे, बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर से कमरबंदियों की सी कनफटी टोपी। मतलब 60 से ऊपर उम्र जो था वो 60 से ऊपर था। और ये मतलब जिसे मान लीजिए दाढ़ी मतलब उतना नहीं रखते थे लेकिन उनका जो सफ़ेद दाढ़ी और बाल होता वो सफ़ेद चेहरों में जगमगाया रहता था। और आगे है जब जाड़ा आता तो काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते, मस्त और हमेशा चमकता हुआ रामधनी चंदन को नाक के ओर छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जोड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। जैसे मान लीजिए औरत जो टीका लगाती है ना सिंदूर को, वैसे ही मतलब टीका मारे रहते थे। और जब जाड़ा का दिन था तो वो मात्र एक साल ओढ़ रहते थे वो काला। तो आगे है ऊपर की तस्वीर में यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं बिल्कुल गृहस्थ थे। मतलब जो बाल गोविंद भगत थे इनको मतलब वेशभूषा से नहीं माना जाता कि साधु थे, बल्कि यह गृहस्थ थे। गृहस्थ उसे कहते हैं जो अपने मतलब खेती बाड़ी करते अपने परिवार को जीवन को पोषण करते हैं, गृहस्थ थे। और आगे उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पोतई तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान थी। यह जो बोले उनकी गृहिणी यानी
रामगिरीश बेनीपुर बोल रहे हैं कि उनकी गृहिणी तो हमें नहीं पता, और बोल रहे हैं कि उनकी पतोही और उनके बेटे और पतोही को मतलब वो रामगिरीश बेनीपुरी थे वो देखे थे। किसकी पतोही को? तो बाल गोविंद भगत की बेटे और पतोही को रामगिरीश बेनीपुरी देखे थे। और आगे थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। मतलब थोड़ा सा मान लीजिए 2 से 3 बीघा जो खेती था और एक साफ सुथरा मकान था। साफ सुथरा मकान था किनका? बाल गोविंद भगत का। किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों में गीते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी का खामखा झगड़ा मोल लेते। मतलब जो बाल गोविंद भगत थे वो मतलब मान लीजिए कि एक गृहस्थ थे, लेकिन उनके जो नेतृत्व थे वह कबीर को साहब मानते थे, और कबीर को जो मतलब कवि था उनका जो गाना था वो हरदम गाए रखते थे। और इस तरह से मतलब अपने वेशभूषा को बनाए थे, तो लोग इन्हें साधु मतलब कहते थे। आगे है किसी से खामखा झगड़ा मतलब किसी से मतलब बेकार में झगड़ा नहीं बोलते थे, और मतलब जो किसी से भी अनपढ़ मतलब नहीं सकते थे, सबसे बात कर लेते थे। आगे इन सबसे ऊपर में तो मुगत था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को नहीं मिलते। कवि के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजे हो उठते। मतलब कवि के जो सीधे साधे पद थे उनके मुंह से निकल के सजे हो, मतलब झूठ नहीं बोलते थे। और कबीर का मतलब जो कवि लिखते थे कबीर, उनको गाने को हरदम मतलब मन में गुनगुनाए रखते थे। और मतलब इतना कबीर से मतलब प्रेम करते थे, कबीर को इतना साहब मानते थे कि उनका जो गाना था, जो सॉन्ग था, हर दम जो अपने गाए रहते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। आषाढ़ की रिमझिम है, समुच्छा गौ खेत में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलवा लेकर मेट पर बैठी है, आसमान बादल में घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडे पुरवानी चल रही है। ऐसे ही समय आपके कोनों में एक स्वर तरंग झंकार की ओर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ा। बाल गोविंद भगत समुच्छा शरीर कीचड़ में लिपट अपने खेत में रोपनी रोप रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबंद खेत में बिठा रही है। उनका एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ और ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है। मतलब जो रोपनी का समय आता है, खेत में पानी भरा हुआ था, बच्चे उछल रहे थे उसमें, और जो बाल गोविंद भगत थे वो रोप रहे भी रहे थे। और कबीर का जो मतलब कवि था, जो कबीर लिखते हैं, उनको गानों को इतनी तरह अच्छे तरीके से गा रहे थे कि ऊपर से जो है मतलब स्वर्ग लग रहा है जमीन पर उतर आया है। और लोग उनके छोड़ छाड़ के अपने रोपनी को गाने को इतने बेहतरीन तरह से सुनने लगे। और आगे है भादों की ओर अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म है, बादलों की गरज बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो तो, किंतु अब झीली झंकार कर दादरू की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबे ना सकती। उनकी खंजड़ी टिकट डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे, खैया चिहुक ना उठना। मतलब जो गोदी में पियवा चमक उठे और छैया चिहुक ना उठना, यह मतलब गा रहे थे कौन? बाल गोविंद भगत। और आगे है गोदी में पिया चमक उठे, खैया चिहुक उठना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेले ही चमक उठती है, किंतु इस चिमकी उठती है उसी भरे बादलों में। भादों की आंधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दबंधा सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग रहा है। मतलब जो सभी लोग गांव के लोग थे सभी सो रहे थे, और जो बाल गोविंद भगत थे वह कवि को इतना बेहतरीन तरीके से गा रहे थे कि जो भी सोए थे वो उठ गए और इनके मतलब मधुर आवाज को सुनने लगे। और आगे कतिया आया नहीं, बाल गोविंद भगत की प्रवीरता शुरू हो गई। जो फागुन तक चला अस्ति, इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जाकर वह नदी स्नान को जाते। गांव में
गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे बीड़े पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने रेटने लगते। जो बाल गोविंद भगत थे वो सुबह ही मतलब कोई तो मालूम नहीं चलता था, वो नदी स्नान करने चले जाते थे और जो मतलब नदी स्नान करके आते हैं और जो मतलब मान लीजिए कोई पेड़ मतलब कोई बैठे वाला जगह है उसमें अपने खंजरी को लेकर और जो कबीर का जो गाना है वो गाने लगते थे। और आगे है किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भारों में से उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान से तारों के दीपक बुझे नहीं थे। मतलब जो राम वृक्ष बेनीपुरी है, जो बाल गोविंद भगत जो मतलब पेड़ की बैठ के वहाँ पर गाना गाते थे और राम वृक्ष बेनीपुरी सुनकर उन पोखरे तक यानी पोखरे पास जो बैठ कर बाल गोविंद भगत वहाँ पर वह चले गए। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वह बाल गोविंद भगत को रेखा चिन्ह यानी स्केच यानी जीवन के स्केच को लिखे हैं। और आगे पूरब से लोही लग रही थी जिसकी लमिया में शुक्र तारा और बढ़ रहा था। खेत बगीचा घर सब एक कुआसा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस समय वातावरण में कुछ की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह में शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते किंतु सुरूर में आते उत्तेजित हो उठते। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े में कपा रहा था किंतु सारे तारे की छाँव में भी उनके मस्त की शर्मबिंदु तक जब तक चमक ही पड़े। मतलब जो राम वृक्ष बेनीपुरी बोल रहे हैं कि मतलब एक दिन बादल छा गया और जो ठंडी का मौसम था और सब लोग ठंडे से राम वृक्ष बेनीपुरी अपने के लिए मतलब मैं ठंडे से कपकपा रहा था, लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे अपने गाने में इतने मस्त थे कि उनके मतलब जो शरीर से चादर हट जाता था, लेकिन वह इतने गाने में मस्त थे कि उनको बुझा ही नहीं रहा था कि मतलब जाड़ा मतलब उनको लग रहा है। और आगे राम वृक्ष बेनीपुरी लिखते हैं गर्मियों में उनकी संध्या बड़ी शाम की ओर शीतल पर देती थी। अपने घर के आंगन में वह आसन जमा बैठते और गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुड़ जाते। खंजरिया और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। गर्मी में उनकी यानी गर्मी में जो राम वृक्ष बोले गर्मी में जो बाल गोविंद भगत के अपने घर में यानी जो आंगन है उसमें बैठ जाते थे और अपने खंजरी से इतना मस्त कबीर के गानों को गाते थे कि जो आसपास के लोग थे उनके जो बाल गोविंद भगत से प्रेम करते थे वो आ जाते थे और बाल गोविंद भगत का जो गाना है वो सुनने लगते थे। और आगे दोहराती तिहराती धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है। एक निश्चित ताल एक निश्चित गति से उस ताल पर चढ़ान के साथ आतों के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे और उनके साथ ही सबके तन और मन निधिशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उपयुक्त है। यानी जो बाल गोविंद भगत थे गर्मी के दिन में अपने आंगन में कबीर को गाने को इतने अच्छे तरीके से गा रहे थे, आसपास के लोग आके सुनने लगते थे और जो बाल गोविंद भगत है वो गाते गाते अपने खंजरी लेकर बीच में नाचने भी लगते थे। वो राम वृक्ष बेनीपुरी मतलब बता रहे हैं। और आगे बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा था जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोधा सा था किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत से ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उनकी शादी कराई थी। पतोही बड़ी ही सुगम और सुशील मिली थी। घर की पूरी परवैता बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से नियुक्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रहती। हमने सुनो बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उसके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े में ढाक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोकते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा है। फूल और तुलसी दल भी सिरहानी एक चिराग जला रहा है और उनके सामने जमीन पर ही आसान जमाई गीत
गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तलनीता। घर घर में पतोही रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत जाग रहे हैं। हा हा गाते गाते कभी कभी पतोही के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। मतलब जो बाल गोविंद भगत थे, उनका एक ब्रह्म वृक्ष पनपुरी बताए थे कि उनका एक बेटा और पतोही को मैंने देखा था, और जो उनका बेटा था वो उसका एक दिन मौत हो जाता है और उसे आंगन में लेटा दिया जाता है एक चटाई पर। और जो बाल गोविंद भगत थे वो अपने घर के आसपास में तो फूल को बोए थे और उसे तोड़ के उसको फूल से मतलब आगे पीछे रखा हुआ था, और मतलब जो अगरबत्ती उसे बारा गया था। और जो बाल गोविंद भगत वहाँ पहुंचे तो वो गाते गाते पहुंचे, जो अपना गाना को गाते गाते पहुंचे, और इतना मतलब बेटे की मौत पर भी वो अपने गाने को गा रहे हैं। इस पहले ही बता चुका हूँ कि यह जो रेखाचित्र रामकृष्ण बोलपुरी लिखे, इसमें खुशी और गम की बात कहा गया है। कभी खुशी, अभी तक वो खुशी आ रहा था, लेकिन यह बाल गोविंद भगत जो भी थे, यह गम में भी अपने गाने को गा रहे थे और रोते रोते, मतलब जो उसका पतोही थी, मतलब बेटा की जो पत्नी थी वो रो रही थी, लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वह पतोही के पास जाकर बोले तुम रो मत और उत्साह मनाओ, यानी खुशी मनाओ। और जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चला गया है। कौन बोल रहे हैं? बाल गोविंद भगत। आत्मा जो है परमात्मा के पास चला गया है, तुम रो मत, उत्साह मनाओ, आत्मा परमात्मा के पास चला जाए। सोचिए बाल गोविंद भगत कितने और कैसे किस्म के आदमी थे। इस जो रेखाचित्र रामकृष्ण बोलपुरी लिखे, इसे आप पढ़ के समझ जाइएगा कि बाल गोविंद भगत थे वो कैसे आदमी थे। और आगे है, बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पतोही से ही आग दिलाई उसकी मतलब जो बाल गोविंद भगत थे, क्रियाक्रम जो बेटा का ले जा गया, और जो बाल गोविंद भगत थे वह पतोही से ही आग दिलाई, पतोही से ही आग दिलाई। बाल गोविंद भगत थे, बेटे का पतोही से ही आग दिलाई, पतोही से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जीवते श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। पतोही के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। यह आदेश देते हुए इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोही रो रही है, कहती है चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूल्ही पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर से छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। मतलब जो बेटा था उसका क्रियाक्रम हो गया, तो बाल गोविंद भगत थे वह उसके मतलब पत्नी, उसका जो बेटा मर गया था उसका पत्नी को उसके भाई को बुलाए और बोले कि इसे ले जाओ। और जो पतोही थी वो रो रही थी कि मैं चला जाऊंगा तो आपको कौन पानी देगा, आपका कौन देखभाल करेगा। लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वह अपने मतलब निर्णय पर अड़े रहे और बोले कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं ही घर से चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर जो पतोही थी वह मतलब इस बात को सुनकर पतोही जो है वह चली जाती है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं की अनुक्रम में हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उनकी अवस्था नहीं रखी। जितना संत समागम और लोग दर्शन पर पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। मतलब यहाँ पर लिखे गंगा स्नान करने 30 कोस दूर जाते थे और पैदल जाते थे। और जब उसकी पतोही चली गई तो एक दिन गंगा स्नान करने के लिए जो बाल गोविंद भगत निकले, और जो बाल गोविंद भगत थे बिना खाए पिए ही गंगा स्नान यानी करने निकले, और गंगा स्नान 30 कोस दूर था। और इस थकान की वजह से बाल गोविंद भगत का ही घर पर ही मौत होता है। देखिए इसका इस जो रामकृष्ण बोलपुरी है, इस रेखा चित्र में कितनी बढ़िया से बाल गोविंद भगत का जीवनी को लिखे हैं। करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संभल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु ठेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु निरम व्रत और छोड़ने वाली नहीं थी। वही दोनों जुन गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, दिन दिन
छींकने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद नहीं रहे, सिर्फ उनका खंजर पड़ा था। जो देखिए बाल गोविंद जो भगत थे वो 30 कोस दूर गंगा स्नान करने गए थे और घर से ही खाना खा के गए थे। घर से ही खाना खा कर गए थे। लगभग 4 से जो है 5 दिन लग गया था। और जो घर से ही खाना खा गए थे और लौटे ही तो घर ही खाना खाए, रास्ते में पानी वानी पी लिए थे। और बुढ़ापे का वक्त हो गया था, मतलब जवानी नहीं था। इस बात से जो खाना पीना नहीं खाया, सुस्त हो गया था शरीर और बुखार आ गया था। और लोग इन्हें नहाने धोने से मना करते थे, लेकिन जो बाल गोविंद भगत थे वो हंसकर टाल देते थे। और मतलब अपने संगीत में इतना करते थे, वही मतलब चाल चलन, वही मतलब हर चीज़ से वाकिफ थे और अपने मस्त मतलब जैसे। और एक दिन जब भोर होता है, भोर में यह अपने खंजरी को लेकर गाना गाते थे, लेकिन उस दिन भोर में गाना नहीं सुनाई दिया। लोगों ने आकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, उनका खंजरी पड़ा था। इस जो रेखा चित्र है राम गणेश बोरी पर रेखा चित्र यहीं पर समाप्त होता है। बाल गोविंद भगत के बारे में हम लोग अच्छे डिटेल से पढ़ चुके हैं। और बाल गोविंद भगत से हर साल जो है क्वेश्चन पूछता रहता है कि बाल गोविंद भगत कैसे साधु थे, वह गृहस्थ थे कि साधु थे। और ज़्यादातर क्वेश्चन बाल गोविंद भगत से पूछता रहता है। तो इस जो रेखा चित्र है यहीं पर समाप्त होता है। और राम वृक्ष बेनीपुरी इनकी जीवनी को लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली में जुड़ जाए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।